तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 के बारे में। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू था वो था शहरी केंद्रों का विकास। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे खास या फिर कह लें कि सबसे अनोखी चीज़ थी वो थी शहरी केंद्रों का विकास। कि हड़प्पा में नगर किस प्रकार बसाए जाते थे, किस प्रकार बनाए जाते थे, वो सारी चीज़ें। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है और सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। मतलब जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा है, और जो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है वो मोहनजोदड़ो। अब हम समझेंगे पूरा स्थल क्या है। तो पूरा स्थल का अर्थ हुआ, पूरा मतलब हुआ पुराना, और स्थल मतलब हुआ कोई जगह। यानी जो सबसे पुरानी जगह है हड़प्पा सभ्यता की वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब बस्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था दुर्ग तथा दूसरा था निचला शहर। अब देखिए, बस्तियों को जो 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। तो अब हम पढ़ेंगे दुर्ग के बारे में। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में यानी उसके संबंध में दुर्ग का एक आशय है किलेबंदी। यानी जो दुर्ग है हड़प्पा सभ्यता के संबंध में उसे किलेबंदी भी कह सकते हैं, यानी दुर्ग को हम किला कह सकते हैं। ठीक है। दुर्ग को ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है। और जो दुर्ग था वो बाकी क्षेत्रों से ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि इसकी संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। मतलब दुर्ग इसलिए ऊंचाई पर था क्योंकि उसके नीचे कच्ची ईंटों की चबूतरा बनाया गया था, जिसके कारण जो दुर्ग था वो हमारा ऊंचाई पर था। अब दुर्गों को दीवार से घेरा गया था। ठीक है। जिसका अर्थ है इसे निचले शहर से अलग किया गया था। अब देखिए, किसी भी चीज़ को घेरने से क्यों घेरा जाता है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो या फिर उसे अलग दिखाने के लिए ऐसा किया गया था, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसे जैसे आक्रमण के समय दूसरे लोगों से बचने के लिए उसकी चारों तरफ दीवार घेरे गए थे। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं निचला शहर के बारे में। देखिए, जो निचला शहर था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसे नीचा बनाया गया था। दुर्ग था वो छोटा था, लेकिन उसे ऊंचा बनाया गया था। और जो निचला शहर था बड़ा था, लेकिन इसे नीचा बनाया गया था। और जो दुर्ग था वो कम क्षेत्र तक फैला था, और निचला शहर था वो काफ़ी बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ था। अब देखिए, निचला शहरों को भी दीवारों से घिरा गया था। अब देखिए, हमने पढ़ा कि दुर्गों को दीवारों से घिरा गया था और निचला शहरों को भी दीवारों से घिरा गया था। तो निचला शहर में कुछ ही ऐसी जगह थी जिनको दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो कि नींव का कार्य करते थे। अब देखिए, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है। हमने दुर्ग में भी पढ़ा था कि उसको ऊंचा बनाया गया था, ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि निचला शहरों को भी ऊंचा बनाया गया था। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि अब किसी भी समाज में देखिए भेदभाव तो होता है, कहीं अमीर लोग होंगे कहीं गरीब लोग। तो निचला शहर में हम ये कह सकते हैं जो अमीर लोग हुआ करते थे वो अपने घरों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया करते थे, और जो गरीब लोग होते थे उनके घर नीचे हो सकते थे। अब देखिए, जो हड़प्पा नगर थे वह आकस्मिक रूप से बसे हुए नहीं थे, बल्कि एक निश्चित पूर्व नियोजन का परिणाम। मतलब हड़प्पा नगरों को यूं ही नहीं बना दिया गया था। नगरों को बनाने से पहले एक पूर्व नियोजन यानी प्लानिंग, प्री प्लान जिसे कह सकते हैं, उसे एक प्लानिंग करके बनाया जाता था कि पहले सड़कें बनाई जाएंगी, उसके बगलों में नालियाँ और उसके बगलों में घरें। तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी नगर बसाए गए वो एक पूर्व नियोजन का परिणाम थे, यानी उसे प्लानिंग के जरिए बनाया गया था। और हड़प्पा सभ्यता के नगरों की एक विशेषता यह है कि जो सड़कें और नालियाँ बनाई गई थी वो ग्रिड पट्टी में बनाई गई थी, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और जैसे हवा चलती थी तो वहाँ की सड़कें अपने आप ही साफ हो जाया करती थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत ही खास विशेषता है। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली के बारे में, और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझें। ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे अनूठी विशेषता है
वो है नियोजित जल निकास प्रणाली। मतलब यहाँ की जो नालियाँ थी वो भी प्लानिंग के तहत बनाई गई थी। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, ठीक है, और वे एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी और नालियों के अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। तो देखिए, पहले सड़कें बनाई गई थी, उसके साथ में नालियाँ बनाई गई थी और नालियों के साथ साथ घर बनाए गए थे और हर घर लगभग नालियों से सटे हुए होते थे। और नालियाँ जो थी वो हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों से बनाई गई थी। मतलब नालियों को बनाने में भी वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब इनके तल को जलरोधी बनाने के लिए चूने के आलेप का प्रयोग होता था। अब जो हड़प्पा सभ्यता में जो नालियाँ बनती थी उसके तल को जलरोधी यानी जल निकलने लायक बनाया जाता था और उसे बनाने के लिए चूने का लेप उसका प्रयोग किया जाता था ताकि पानी आसानी से निकल सके। और ये नालियाँ लगभग पूरी तरह ढकी हुई होती थी, ठीक है। और जो ये नालियाँ थी इनको खुला नहीं छोड़ा जाता था, इनको ऊपर इनको पूरी तरह से ढक दिया जाता था। परंतु साफ सफाई के लिए इनमें मेनहोल बनाए गए थे। और देखिए, इसकी एक खास विशेषता ये कि उनकी साफ सफाई के लिए उनके अंदर मेनहोल बनाए गए थे ताकि समय समय पर इनकी सफाई हो सके और नालियाँ जाम ना हो सके। जैसे हमारे यहाँ देखा होगा कि नालियों में कचरा भर जाता है अगर सफाई नहीं होती, तो हड़प्पा सभ्यता में वहाँ पर नालियों की सफाई भी की जाती थी ताकि नालियाँ बंद ना हो सके, ठीक है। अब छोटी छोटी नालियाँ बड़े नालों से जुड़ती थी और उससे होते हुए अवशिष्ट जल शहर के बाहर निकाल दिया जाता था। अब देखिए, जो लोगों की छोटी छोटी नालियाँ होती थी, ठीक है, अब लोग उसमें अपना कचरा निकालते थे, पानी निकालते, ठीक है, और वो सारी नालियाँ जाकर एक बड़े नाले में मिल जाती थी और वो सारा नाले का पानी शहर के बाहर चला जाता था। अब हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य के बारे में। यहाँ मतलब वहाँ पे भवन निर्माण, घर निर्माण किस प्रकार किए जाते थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता में भवन या फिर घर जो थे वो पक्की ईंटों से बने हुए होते थे और उन्हें चूने के गारे से जोड़ा जाता था। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाए गए हैं वो पक्की ईंटों से बनाए गए थे और उन्हें चूने के गारे से जोड़ा जाता। अब उस समय पर तो सीमेंट वगैरह होते नहीं थे, तो इसलिए दीवारों को जोड़ने के लिए चूने के गारे का प्रयोग किया जाता था। घरों के बीचों बीच एक आंगन होता था जिसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। अब अपने गांव में घरों देखे होंगे, ठीक है, तो गांव में क्या होता है, एक बीच में एक आंगन होता है और उसके चारों तरफ घर बने होते थे। ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता में था कि बीच में एक आंगन था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। अब आंगन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हमारे यहाँ तो गांव में खाना पकाने के लिए, कोई अन्य कार्य करने के लिए आंगन का प्रयोग किया जाता है। वैसा ही हड़प्पा सभ्यता में भी था। तो देखिए, संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसे गतिविधियों का केंद्र था। तो ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में आंगन का प्रयोग खाना पकाने के लिए और कताई करने जैसे गतिविधियों का केंद्र था और वहाँ पे कताई के कार्य किए जाते थे। अब इसके साथ ही प्रत्येक घर नालियों से जुड़ी हुई होती थी। मैंने आपको पहले बताया था कि जो वहाँ पे निर्माण किए जाते थे, सड़कों के साथ नालियाँ बनाई जाती थी और नालियों के साथ घर बनाए जाते थे। तो इसी प्रकार हर घर लगभग नालियों से जुड़े हुए होते थे। अब देखिए, भूमि तल पर दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी और मुख्य द्वार पीछे की ओर होता था। अब देखिए, वहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी और मुख्य जो द्वार होता था यानी जो मेन गेट होते थे वो पीछे की ओर होते थे। अब ऐसा क्यों होगा, तो वहाँ के लोग अपनी निजता चाहते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राइवेसी, एकांतता में विश्वास करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई तीसरा व्यक्ति उनके घरों में ताक झांक करे। अब आपने देखा होगा कि रास्तों में अगर आप जाते हैं तो सड़कों पे जिनके घर होते हैं तो लोगों को झांकने की आदत होती है और ये हड़प्पा के लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने ग्राउंड फ्लोर पर खिड़कियां नहीं बनवाई थी। भले ही दूसरे फ्लोर पर हो सकती थी लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर ऐसा नहीं था और जो मेन गेट होता था वो पीछे की ओर खुला होता था, जिससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे और अपनी सफाई के लिए भी ऐसा करते थे, क्योंकि सड़कों का कचरा फिर उनके अगर मेन गेट आगे की तरफ होगा तो जो सड़कों पर धूल मिट्टी होगी, कचरा उनके घरों में जा सकता है, इसलिए वो अपने घर का मेन गेट पीछे की तरफ रखते थे। अब देखिए, वहाँ पे हर घर में अपना खुद का स्नानागार होता था। मतलब नहाने के लिए हर किसी के घर में एक स्नानागार होता था।
जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। और जो उनकी नालियाँ थी वो नालियाँ दीवार के माध्यम से यानी दीवार के जरियों से जो सड़कों की नालियाँ हुआ करती थी उनसे जुड़ी हुई होती थी। अब कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु सीढ़ियाँ बनाई गई है और उसके साक्ष्य मिले। मतलब हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ एक ही मंजिला मकान नहीं होते थे, उससे ऊपर के भी मकान होते थे, क्योंकि उसके सबूत मिले और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मिली हैं। अब देखिए, कई आवासों में कुएं थे जो एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। अब देखिए, कई आवासों में कुएं मिले हैं, ठीक है, जो कि एक कक्ष के अंदर बनाए जाते थे और बाहरी व्यक्ति, कोई भी अजनबी व्यक्ति उसके अंदर आ जा सकता था और उसका प्रयोग वो अपना पानी पीने के लिए करते थे। अगर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उसका पानी का प्रयोग कर सकते थे। मतलब वहाँ पर राहगीरों के लिए भी विशेष ध्यान रखा जाता था। विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। अब इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिर्फ मोहनजोदड़ो में कुओं की जो संख्या पाई गई वो लगभग 700 के पास थी। देखिए, अब हम पढ़ेंगे दुर्ग के बारे में। हम दुर्ग के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने हमने पहले नहीं पढ़ा, तो अब हम उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। अब दुर्ग के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं मिली है जिनका प्रयोग कभी कभी या फिर विशेष मौक़ों पर किया जाता था, वो भी सार्वजनिक रूप से। इनमें है एक माल गोदाम। माल गोदाम होते थे किसी भी चीज़ को स्टोरेज करने के लिए, वो तो या फिर अन्य स्टोरेज करने के लिए हो सकते थे या फिर कोई अन्य चीज़ें स्टोर करने के लिए माल गोदाम का प्रयोग किया जाता था। यह एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष है। मतलब इसका जो निचला हिस्सा था वो ईंटों से बना हुआ था और जो इसका ऊपरी हिस्सा था वो लकड़ी के बने हुए थे और वो जो लकड़ी के हिस्से थे वो बहुत पहले ही नष्ट हो गए। अब देखिए, इतने सालों बाद जब खुदाई की गई तो जो उसका ईंटों से जो बना हिस्सा था, निचला हिस्सा, वो तो हमें वैसे ही मिल गया। जो लकड़ी का हिस्सा था वो नष्ट हो चुके हैं। और इसी में एक और विशाल संरचना थी, वो थी विशाल स्नानागार। अब हम पढ़ते हैं विशाल स्नानागार के बारे में। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिले उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था। जो स्नानागार होता था वो आयताकार आकृति में होते थे और ये चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ होता था। तो आप चित्र में देख सकते हैं, जो ये चारों तरफ से ये जो गलियां है वो चारों तरफ गलियारे से घिरा होता था और जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। अब देखिए, आपको यहाँ सीढ़ियाँ नज़र आ रही होगी, एक उत्तर की तरफ और दक्षिणी की तरफ, जो कि तल के अंदर यानी जलाशय के अंदर जाने के लिए होती थी। और जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया जाता था। अब जो जलाशय के किनारे होते थे वहाँ पर ईंटों को जमा कर जिप्सम का गारा होता था, उसका प्रयोग करके इसे जलबद्ध किया जाता था और इसके अंदर जल भरा जाता था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। अब देखिए, कोई भी समाज हो उसके अंदर विभिन्नताएं तो होगी। अब किसी समाज में अमीर लोग होंगे, अब उसी समाज में गरीब लोग भी होंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ना तो ज़्यादा अमीर होंगे और ना ही ज़्यादा गरीब होंगे, जिसे हम मिडिल क्लास की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अब इतिहासकार ये कैसे पता लगाते थे कि इस समाज में भिन्नता पाई जाती है, तो अब हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो विभिन्नता का पता लगाने का उनका जो पहला स्रोत मिला है हड़प्पा सभ्यता से, वो है शवाधान। तो अब देखिए, शवाधान क्या होते हैं। शव का अर्थ होता है मृत शरीर और धान का अर्थ होता है उसके मृत शरीर के लिए किया गया अंतिम कार्यक्रम, यानी हम शवाधान को कह सकते हैं अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। तो देखिए, हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। अब जो हड़प्पा सभ्यता से जो शवाधान मिले हैं उसमें जो मृत शरीर पाए उनको गर्तों यानी गड्ढों में दफनाया जाता था, यानी वहाँ पे जलाने की प्रथा नहीं थी, वहाँ पे गड्ढों में दफनाया गया था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। अब जो शवाधानों को दफनाया जाता था वो जो गर्त होते थे उसके डिजाइन
अलग अलग होते थे। कहीं पर अलग तरीके के गर्त पाए गए हैं और कहीं पर अलग अलग तरीके के। अब देखिए, कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले। अब जो कब्रें पाई गई है वहाँ पर आभूषण तथा मृत भांड भी मिले, जो एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जाता था। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद ऐसा मानते होंगे कि इस व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा और वो उस पुनर्जन्म में इन चीज़ों का प्रयोग करेगा। ठीक है। अब देखिए, पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों से आभूषण प्राप्त हुए। यानी हड़प्पा सभ्यता में पुरुषों और महिलाओं के जो सावधान प्राप्त हुए थे उन दोनों सावधानों से आभूषण प्राप्त हुए हैं। मतलब ऐसा होता था कि हड़प्पा सभ्यता में के पुरुष भी वहाँ पे आभूषणों का प्रयोग करते थे। अब देखिए, 1980 के दशक में कब्रिस्तान में एक पुरुष की खोपड़ी का सावधान मिला है। अब 1980 का दशक, यानी दशक का अर्थ होता है 10 साल आगे। जैसे हम 1970 की बात कर रहे हैं तो उसमें 10 साल आप जोड़ दीजिए, यानी 1980। ऐसे हम बात करेंगे 2020 का दशक, तो 2020 से लेकर 2030 ये कहलाता है दशक। तो ये 1900 दशक के बाद है। एक कब्रिस्तान में पुरुष की खोपड़ी का सावधान मिला है। उस खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्लों जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न के मन के तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। जो व्यक्ति की खोपड़ी थी उसके पास 3 छल्ले मिले हैं और जैस्पर है, ये एक प्रकार का उपरत्न होता है। ठीक है। और मनके, यानी मनके जो मोतियों की माला होती है उन्हें मनके कहते हैं। उससे मिला एक आभूषण भी मिला है, मनकों से बना एक आभूषण भी मिला है। और कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया जाता था। ये वो सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है जो एक पुरुष की खोपड़ी के पास से मिली है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे स्रोत के बारे में जिससे इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभिन्नता का पता लगाया है, जो कि है हमारा दूसरा स्रोत है विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब विलास की वस्तुएं क्या होती हैं? तो देखिए, एक होती है नॉर्मल चीज़ और एक होती है विलास की वस्तुएं। एक होती है दैनिक उपयोग में होने वाली और एक होती है लग्जरी वस्तुएं, यानी विलास की वस्तुएं। तो देखिए सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है उन पुरा वस्तुओं का अध्ययन करना जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। अब हम उन अध्ययनों के बारे में पढ़ेंगे जिनको इतिहासकार 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है उपयोगी वस्तुएं और दूसरा है विलास की वस्तुएं। तो देखिए, पहले वर्ग में रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुएं आती हैं। इनमें है चक्कियाँ, मृद भांड, सुइयाँ आदि। ये सारी चीज़ें जो दैनिक प्रयोग में होती थी और ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सबसे अधिक पाई गई हैं। और जो ये वस्तुएं पाई गई है, जो चक्कियाँ, मृद भांड, ये लगभग बहुत ही अधिक मात्रा में पाई गई हैं। ठीक है। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ अथवा महंगी हो और स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीक से बनी हो। दुर्लभ वस्तुएं वह होती है जो आसानी से नहीं मिलती और उन वस्तुओं जो महंगी हो और स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीक से बनी हो। जो स्थानीय उपलब्ध पर वो पदार्थ ना पाए जाते हो या फिर किसी दूसरी जगह से वो पदार्थों को मंगा कर वो सारी चीज़ें बनाई जाती हो और जो उसकी बनाने की जो तकनीक है वो आसान नहीं होती, वो काफ़ी जटिल होती है। ऐसी वस्तुओं को इतिहासकार विलास की वस्तुएं मानते हैं। अब देखिए, इस प्रकार फेयंस यानी एक प्रकार का पात्र होता था, फिर बर्तन कह सकते हैं, जो कि घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था, जो कि एक बहुत ही विलास की वस्तु मानी जाती थी क्योंकि इसे बनाना बहुत मुश्किल था और ये बहुत ही कीमती हुआ करते थे। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं से मिली है। अब जो भी ज़्यादातर विलास की वस्तु या फिर महंगी वस्तुएं मिले वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों से ही प्राप्त हुई है और जो बाकी क्षेत्र से जैसे धोलावीरा, राखीगढ़ी, इन सब क्षेत्रों से बहुत ही कम मात्रा में विलास की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।